गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गोली, रंजन, राहुल, लेखा, देवांश, सचिन, आशिफ, सत्यम, पवन, चौधरी, निधि, पारुल, मयंक। क्या हाल है भाई आप सभी के? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार, जानदार, एकदम झकास। दिल्ली तो डूब चुकी है पानी में, है ना। चारों तरफ पानी पानी है दिल्ली में, हर जगह। यमुना ओवरफ्लो हो चुकी है, बाढ़ आ चुकी है, बाढ़। ठीक है। हाँ जी, प्रकृति से, नेचर से कोई टक्कर नहीं ले सकता, भले ही आप चांद पे पहुंच जाओ, लेकिन रहोगे जमीन पर ही। ठीक है। हाँ जी, जब तक प्रकृति की इज्जत नहीं करोगे तो प्रकृति तुम्हारी भी इज्जत नहीं करेगी। हाँ, तो नेचर को भी चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, उसकी देखभाल नहीं करोगे तो वो ऐसे ही पलटवार करेगी, और हर साल करती है। ठीक है। तो बहुत बुरा हाल है इस समय दिल्ली में, बहुत बुरा हाल। चलिए साहब, तो हम लोग पढ़ रहे थे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, और सीटिंग अरेंजमेंट में एक बढ़िया से लेवल पर हम लोग पहुंच चुके हैं। एक खतरनाक लेवल तक हम पहुंच चुके हैं, और उस लेवल तक के क्वेश्चन हम लोग बना रहे हैं, है ना। काफी सारी अरेंजमेंट हमने पढ़ी हैं, और मैंने ये भी कहा था कि जो बच्चे क्या कहते हैं, अ, हम्म, जिन बच्चों ने बैंकिंग का एग्जाम नहीं देना, वो पहले 3 क्लासेस में कराई गई अरेंजमेंट को कई बार सॉल्व करें। और जिनको बैंकिंग का भी एग्जाम देना है, उनको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो भी कई बार। तो अगर मैं बात करूं टोटल अरेंजमेंट की, तो टोटल कितनी अरेंजमेंट बना चुके हैं हम लोग? 18, 19 अरेंजमेंट बना चुके हैं, 19 अरेंजमेंट। और ये जो 19 अरेंजमेंट थी ना, वो बहुत ही शानदार अरेंजमेंट थी, बहुत ही खतरनाक सा क्वेश्चन था। 19वीं अरेंजमेंट जो थी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट 20वीं अरेंजमेंट पर। ठीक है। जी हाँ। और 20वीं अरेंजमेंट है आपकी, कल से एसएससी सीजीएल के पेपर भी स्टार्ट हो रहे हैं, है ना। तो आप सभी को विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट, जिनका एग्जाम है कल। बहुत अच्छा पेपर होगा आपका, एग्जाम फोड़ कर आना। ठीक है, अपना सर मत फोड़ना, एग्जाम फोड़ कर आना। और जो बच्चे दिल्ली में हैं, वो थोड़ा संभल के निकलें, क्योंकि दिल्ली में हर जगह बहुत बुरा हाल है। दिल्ली से नोएडा जाने वाली रास्ता ब्लॉक है, पानी भयंकर लेवल पे भरा हुआ है, यमुना ओवरफ्लो हो चुकी है, बाढ़ आ चुकी है दिल्ली में, है ना। हाँ जी। चलिए साहब, तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, बनाओ इस क्वेश्चन को। ठीक है। हाँ जी। मुखर्जी नगर में तो फिलहाल बाढ़ नहीं पहुंची है, लेकिन हाँ, जीती नगर जो मेट्रो स्टेशन है ना, वहां आसपास बता रहे हैं कि वहां से मुखर्जी नगर थाने तक पानी भरा हुआ है काफी। लेकिन जो मेन मुखर्जी नगर है, वहां नहीं है। हाँ जी। फरीदाबाद में सेंटर तो अपना अपना देख लेना बेटा, जिनका सेंटर जहां पर है ना, वो पहले अपने, है ना, सेंटर के लिए, मतलब एग्जाम के लिए नियत समय से 2 घंटे पहले निकले, कम से कम घर से कम 2 घंटे पहले निकले। क्योंकि हो सकता है कल आप सेंटर में पहुंचने में लेट हो जाओ, ट्रैफिक लग जाए, कोई भी बात हो जाए, क्योंकि पानी भरा हुआ है, बहुत सारे रास्ते बंद किए हुए हैं, तो रास्ते डाइवर्ट हैं। समझ रहे हो, इस चक्कर में तो अपने समय से थोड़ा पहले ही निकलना। ठीक है। बनाओ इस क्वेश्चन को, ये खतरनाक क्वेश्चन है। हाँ हाँ, बुरा हाल बारिश की वजह से नहीं है, यमुना नदी हथनी कुंड है या हाथी कुंड है,
हाथीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है। हाँ। मथुरा वृंदावन, मथुरा वृंदावन यमुना में पानी नहीं है? अच्छा। दिल्ली की यमुना नदी का पानी मथुरा में नहीं पहुंच रहा, वृंदावन में? गजब। बनाओ, फटाफट से बनाओ। हाँ हाँ, मानसून अभी आया थोड़ी है खतरनाक तरीके से। अभी तो बारिश हुई भी नहीं है, अभी तो 2-3 दिन बारिश हुई थी बस। ये पानी तो पहाड़ों से आ रहा है। हाथीकुंड बैराज, हाँ वहीं से छोड़ा गया, इस चक्कर में ओवर। तुम क्वेश्चन बनाओ, अब तुम पानी पानी छोड़ो सब। दिल्ली में बाढ़ आ रही है, उसको भूल जाओ, अब तुम क्वेश्चन पे ध्यान दो। क्वेश्चन बनाओ फटाफट से। एसएससी के स्टूडेंट को मैंने बोला तो था, पहली जो 3 क्लासेस हैं सीटिंग अरेंजमेंट की, वो सारे क्वेश्चन बनाने हैं। बनाओ फटाफट से।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस वाले क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है, इतने बड़े क्वेश्चन को, है ना। ये इतना जो बड़ा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या ट्रिक हम अप्लाई करें कि इस क्वेश्चन को हम डील कर लें बड़े प्यार से। ठीक है, अब आप बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, आठ 8 friends are sitting in a straight line facing north. Each of them will celebrate their birthday in different month: Jan, Feb, March, April, May, June, July, August, but not necessary in the same order. पहला पॉइंट है, सबसे पहला पॉइंट है, ए सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डी। ए डी के थर्ड राइट में है, तो पहले सिंगल पर्सन डी को बैठाओ, सिंगल पर्सन डी को बैठाओ और इसके थर्ड राइट में एक दो तीन, इसके थर्ड राइट ए डी के दाईं ओर तीसरा है। ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन ए एंड द वन हुज बर्थडे इन द मंथ हैज 30 days। देखो ये कह रहे हैं कि ए और 30 days वाले के बीच में सिर्फ एक दिन का गैप है, सिर्फ एक दिन का, मतलब एक पर्सन का गैप है। अच्छा, अगर मैं 30 days की बात करूं तो 30 days वाला मंथ कौन सा है? जनवरी नहीं है, फरवरी नहीं है, मार्च नहीं है, अप्रैल है, मई नहीं है, जून है, जुलाई नहीं है, अगस्त नहीं है। तो जनवरी से लेके अगस्त तक सिर्फ दो ऐसे महीने हैं जिसमें 30 दिन है। जनवरी से लेके अगस्त तक सिर्फ दो ऐसे महीने हैं, सिर्फ दो ऐसे महीने हैं जनवरी से लेके अगस्त तक। कौन कौन से वो दो महीने हैं? वो दो महीने हैं अप्रैल और जून, सिर्फ और सिर्फ अप्रैल और जून है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ अप्रैल और जून है जिसमें 30 दिन है। तो ए और 30 दिन के बीच में एक का गैप है, तो बाबू वो 30 दिन ये भी हो सकता है, वो 30 दिन ये भी हो सकता है। तो मेरे ख्याल से कितनी पॉसिबिलिटी बनेंगी? वैसे पॉसिबिलिटी तो बनेंगी यहाँ पे चार, चार पॉसिबिलिटी बनेंगी, चार। क्या आप चार पॉसिबिलिटी बनाने के लिए तैयार हैं या आप हिंट्स लिखने चाह रहे हैं? तो मेरे ख्याल से चार पॉसिबिलिटी तो मत बनाओ, आप इसको हिंट की फॉर्म में लिख लो कि ए और 30 days के बीच में एक का गैप है। ये हिंट मैंने यहाँ पे लिख ली, और वो 30 days का मंथ अप्रैल भी हो सकता है, जून भी हो सकता है ना। एच सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन अप्रैल। जो एच है वो अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में है। एच इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन अप्रैल। ठीक है, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन जून। और बी किसके थर्ड लेफ्ट में है? बी उसके थर्ड लेफ्ट में है जिसका बर्थडे जून में है। तो ये सारे हिंट्स हम लिख रहे हैं क्योंकि हमने पॉसिबिलिटी नहीं बनाई। मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन डी एंड जी, जी सिट्स लेफ्ट ऑफ डी। ये कह रहे हैं मोर देन 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड डी, जी और डी के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं। एंड जी सिट्स लेफ्ट ऑफ डी, जी जो है डी के लेफ्ट में है। बाबू डी के लेफ्ट में कौन है? डी के लेफ्ट में जी है, और डी और जी के बीच में दो से ज्यादा लोग हैं। तो बेटा दो से ज्यादा लोग डी और जी के बीच में तीन लोग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पर्सन ही 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम ये वाली पॉसिबिलिटी बना सकते हैं कि ए और 30 के बीच में एक का गैप है, क्योंकि 30 को मैं इधर नहीं ले जा सकता। अब मैं 30 को इधर नहीं ले जा सकता तो डेफिनेटली ये 30 है। अब मैं दो पॉसिबिलिटी बना सकता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए डी और जी। अब बेटा चार की दो पॉसिबिलिटी बनेंगी सिर्फ। ये अप्रैल भी हो सकता है और ये जून भी हो सकता है, क्योंकि ए और 30 days के बीच में एक का गैप है, ए और 30 days के बीच में एक का गैप है। अच्छा, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में कौन है? एच। 1 2 3, ये कौन है? एच। अच्छा, जून के थर्ड लेफ्ट में कौन है? जून के थर्ड लेफ्ट में बी। 1 2 3, जून के थर्ड लेफ्ट में कौन है? जून के थर्ड लेफ्ट में बी है। एच एंड बी आर नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ डी। देखो एच और बी में से कोई भी डी का इमीडिएट नेबर नहीं है ना। और अच्छा, तो बेटा जून ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि जून के थर्ड लेफ्ट में बी नहीं आ सकता। जून ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि जून के थर्ड लेफ्ट में बी नहीं आ सकता, क्योंकि जो बी है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। जून ये हो नहीं सकता। जून ये हो सकता है? हो सकता है, जून के थर्ड लेफ्ट में बी आ जाएगा। अच्छा, जून ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि इसके थर्ड लेफ्ट में बी नहीं आ सकता। तो कुल मिला के जो जून है वो सिर्फ यही है, 1 2 3, इसके थर्ड लेफ्ट में कौन आ गया? बी आ गया। अच्छा, यहाँ पे बताओ अप्रैल कहाँ है? अप्रैल, अप्रैल ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच नहीं आ सकता। अप्रैल ये हो सकता है? नहीं, क्योंकि अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच नहीं आ सकता, क्योंकि जो एच है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। अप्रैल ये हो नहीं सकता क्योंकि तो ऑलरेडी जून है।
अप्रैल ये हो सकता है नहीं, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच नहीं आ सकता, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच नहीं आएगा, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच नहीं आएगा, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में एच नहीं आएगा। तो कुल मिला के जो अप्रैल है वो सिर्फ और सिर्फ डी है, इसके अलावा कोई और अप्रैल नहीं हो सकता। इसका थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, इसके थर्ड लेफ्ट में कौन आ गया, इसके थर्ड लेफ्ट में एच आ गया। तो बाबू ये भी हिंट मैंने कंप्लीट कर ली, ये भी हिंट मैंने कंप्लीट कर ली, ये भी हिंट मैंने पूरी कर ली, और मेरी दो पॉसिबिलिटी बन गई, है ना, दो पॉसिबिलिटी बन गई हमारी। चलिए साहब, ठीक है। पहली तीन क्लासेस करनी है सीटिंग अरेंजमेंट की हर बच्चे को, बाकी की तीन क्लासेस एडवांस क्लासेस है सीटिंग अरेंजमेंट की। F's birthday is in the month which has less than 30 day. F is not an immediate neighbor of D. बेटा F का बर्थडे 30 दिन से कम वाले महीने में यानी कि फरवरी में है, और F जो है वो D का इमीडिएट नेबर नहीं है। F D का इमीडिएट नेबर नहीं है तो डेफिनेटली ये F है जिसका बर्थडे कब है, फेब में। F D का इमीडिएट नेबर नहीं है तो डेफिनेटली ये F है जिसका बर्थडे कब है, फरवरी में। ठीक है। द वन हुज बर्थडे इज जनवरी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन अप्रैल। अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में कौन है, जनवरी। अप्रैल का थर्ड लेफ्ट एक दो तीन, अप्रैल के थर्ड लेफ्ट में कौन है, जनवरी। अभी तक दोनों पॉसिबिलिटी सही है। द वन हुज बर्थडे इन मार्च से सेकंड टू द राइट ऑफ द वन हुज बर्थडे इन जनवरी। जनवरी के सेकंड राइट में मार्च है। ये बताओ बाबू, जनवरी के सेकंड नाइट में मार्च आ सकता है, जनवरी के सेकंड नाइट में मार्च आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। जनवरी का सेकंड नाइट ये है एक दो, तो बेटा इसका जो बर्थडे है वो मार्च में है। ठीक है। द वन हुज बर्थडे इज इन जुलाई सिट सेकंड टू द राइट ऑफ सी। सी के सेकंड नाइट में जुलाई है। बाबू सी को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि इसके सेकंड नाइट में जुलाई नहीं है, जून है। तो सी ये है, और इसके सेकंड नाइट में कौन है, इसके सेकंड नाइट में जुलाई है। बचा कौन, ए बी सी डी ई, बचा ई। तो ई का बर्थडे कब है, मार्च में। इमीडिएट नेबर ऑफ ई डजंट बॉर्न इन द मंथ ऑफ अगस्त। बेटा ई का जो पड़ोसी है वो अगस्त में पैदा नहीं हुआ, तो अगस्त में जी पैदा होगा। और जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, ये महीना कौन सा बचा, मई। और ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई, फाइनली ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। ठीक है। था ये खतरनाक क्वेश्चन। तो हमने क्या देखा कि हमने दो पॉसिबिलिटी बनाई, बेटा बन तो रही थी चार, लेकिन हमने थोड़ा सा होल्ड कर दिया, हमने कुछ हिंट्स लिखी, और हिंट्स को हम तब तक लिखते चले गए जब तक चार की जगह सिर्फ दो पॉसिबिलिटी नहीं बनी। और जैसी दो पॉसिबिलिटी बनी हमने बना दी, और जैसे ही हमने दो पॉसिबिलिटी बनाई सारी हिंट्स हमने यूज कर ली, और फिर जितने भी हम पॉइंट्स पढ़ते जा रहे हैं वो सारे पॉइंट्स यहाँ पे अप्लाई करते जा रहे हैं। तो फाइनली ये अरेंजमेंट गलत हो गई, ये सही हो गई। ठीक है। ये था 20वीं अरेंजमेंट। अब हम चलते हैं 21वीं। ये भी खतरनाक सा क्वेश्चन ही है, बनाओ इस क्वेश्चन को। बनाओ, बनाओ इस क्वेश्चन को।
बनाओ बनाओ बेटा। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, आपका क्लास करके डाउट बहुत कॉन्फिडेंस आ रहा है। कल मेरा सीजीएल है, यहाँ तक 100% कर सकता हूँ। थैंक यू सर। बिल्कुल। कल जिनका भी पेपर है उनको सभी को ऑल द बेस्ट है हमारी तरफ से, है ना। बढ़िया पेपर करके आए, अच्छा पेपर करके आए, फोड़ कर आए हम पेपर को। समझ रहे हो। हाँ, धुआंधार पेपर होना चाहिए। बनाओ पेपर फटाफट। क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं कि इतना बड़ा क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हमें किस तरीके से डील करना है। बोर्ड पर ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। D, E, F, G, H, P, Q, R are selected, are seated in a straight line but not necessarily in the same order. Some of them are facing south while some of them are facing north. G faces south direction. ये कह रहे हैं कि G का फेस साउथ डायरेक्शन में, तो ये हिंट है, मैंने लिख ली, पता नहीं कहाँ बैठा। D sits 4 to the left of P. P sits at one of the extreme end of the line. यहां से दो पॉसिबिलिटी बनेंगी, है ना। कितने लोग हैं बेटा। 4 और 4 8 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहे हैं कि P सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। P जो है एक्सट्रीम एंड पे है, तो P यहां भी हो सकता है और P यहां भी हो सकता है ना। डी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। पी के फोर्थ लेफ्ट में कौन है। पी के फोर्थ लेफ्ट में बेटा डी है। अब अगर पी का फेस नॉर्थ में है तो पी का फोर्थ लेफ्ट इधर हो जाएगा, इसीलिए पी का फेस साउथ में, इसका फोर्थ लेफ्ट। 1 2 3 4। एक भाई इसका लेफ्ट, 1 2 3 4, इसके फोर्थ लेफ्ट में डी है। यहाँ पी का जो लेफ्ट है वो इस साइड बनाना है, इसलिए पी का फेस नॉर्थ में लेना पड़ेगा। इसका फोर्थ लेफ्ट 1 2 3 4, पी के फोर्थ लेफ्ट में डी है। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डी फेसेस नॉर्थ डायरेक्शन। डी के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका मुख नॉर्थ डायरेक्शन में। डी के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, ठीक है। E sits second to the left of R. R is not an immediate neighbor of D. Neither R nor F sit an extreme end of the line. देखो जो E है वो R के सेकंड लेफ्ट पे है, और जो R के सेकंड लेफ्ट पे R कॉर्नर में नहीं है, और जो R है वो D का इमीडिएट नेबर नहीं है, ठीक है। और जो E है वो R के सेकंड लेफ्ट पे है, सेकंड लेफ्ट पे। तो R को मैं यहां भी नहीं बिठा सकता क्योंकि R का सेकंड लेफ्ट ना तो इधर बन सकता, ना ही इधर। R के सेकंड लेफ्ट पे कौन आ सकता। R के सेकंड लेफ्ट पे E आ सकता है। बेटा मैं R को यहां भी नहीं बिठा सकता क्योंकि ना तो R का सेकंड लेफ्ट यहाँ पे E है, ना ही R के सेकंड लेफ्ट पे यहाँ पे E है। तो 100% R यहाँ पर आएगा, 100% R यहाँ पर आएगा। और R के सेकंड लेफ्ट में E है, तो अब मुझे R को कहाँ बैठाना पड़ेगा कि उसके सेकंड लेफ्ट में E आ जाए। तो बेटा R का जो फेस है मुझे साउथ में करना पड़ेगा, इसका लेफ्ट 1 2, R के सेकंड लेफ्ट पे E आ गया। आर जो है किनारे पर नहीं आएगा, आर डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। आर को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि उसके सेकंड लेफ्ट पे ई नहीं आ सकता। आर को मैं यहां नहीं बैठा सकता क्योंकि उसके सेकंड लेफ्ट पे ई नहीं आ सकता, ना तो यहां ना ही यहां। तो डेफिनेटली ये आर है। और आर के लेफ्ट पे, आर के सेकंड लेफ्ट पे कौन है। आर के सेकंड लेफ्ट पे ई है। तो आर के सेकंड लेफ्ट पे ई है, तो ये इसका सेकंड लेफ्ट होगा और आर का फेस नॉर्थ कर दो, और ये आर के सेकंड लेफ्ट पे कौन हो गया। आर के सेकंड लेफ्ट पे ई हो गया। F faces opposite direction to G. F faces opposite direction to G and F faces opposite direction to G. यानी कि F का जो फेस है वो नॉर्थ में है, G का फेस साउथ में, F का फेस नॉर्थ में। बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एफ फेस नॉर्थ। बेटा एफ को ऐसी जगह बैठाओ ताकि दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में हो। एफ को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में नहीं है। एफ को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ बैठा सकता हूँ, दो पॉसिबिलिटी है। एफ को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ बैठा सकता हूँ, यहाँ बैठा सकता हूँ, तीन पॉसिबिलिटी है। फिलहाल बैठाओ मत। एफ के जो दोनों पड़ोसी हैं उनका मुख नॉर्थ डायरेक्शन में। एच सिट्स टू द इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू। एच और क्यू एक साथ आएंगे, है ना। ये भी हिंट है बेटा, एच सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ क्यू। इमीडिएट नेबर ऑफ जी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन। बेटा जी के पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत है। जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, जी के दो पड़ोसी नहीं है, जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता हूँ यहाँ पे।
जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, जी को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ। दो पॉसिबिलिटी है। जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत नहीं है। जी को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि जी का फेस साउथ में होना चाहिए। अच्छा, यहाँ जी को नहीं बैठा सकते क्योंकि दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत नहीं है। जी को यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि जी का फेस साउथ में है, जी कोने में आएगा नहीं, तो डेफिनेटली ये जी है, डेफिनेटली ये जी है। और दोनों जो पड़ोसी हैं उन दोनों का मुख एक दूसरे के विपरीत है, एक का नॉर्थ तो दूसरे का साउथ। अच्छा, यहाँ पर जी की बैठने की दो पॉसिबिलिटी है, तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी और बना लो, एक और बना लो, पी आर ई। चलो एक पॉसिबिलिटी और बना लो, पी आर ई डी। ठीक है, पी आर ई डी। इसकी एक पॉसिबिलिटी और बना लो। चलिए साहब, अब कैसे बनाओगे इसकी पॉसिबिलिटी, है ना? जी को कहाँ कहाँ बैठा सकता हूं मैं? जी को यहाँ नहीं बैठा सकता कोने में, जी को ठीक है यहाँ बैठा सकते हैं, एक पॉसिबिलिटी, है ना? जी को यहाँ नहीं बैठा सकते, जी को यहाँ बैठा सकते हैं, दूसरी पॉसिबिलिटी। जी दो जगह आ गया। और जी का फेस होना चाहिए साउथ में, जी का फेस होना चाहिए साउथ में। दोनों पड़ोसियों का मुख एक दूसरे के विपरीत, इसका नॉर्थ इसका साउथ, इसका साउथ इसका नॉर्थ। अच्छा, अब एफ को बैठाओ, एफ को। एफ के दोनों पड़ोसियों का मुख नॉर्थ में होना चाहिए। एफ यहाँ नहीं आ सकता, दोनों का मुख नॉर्थ में नहीं है। एफ यहाँ नहीं आ सकता, दोनों का मुख नॉर्थ में नहीं है। एफ यहाँ नहीं आ सकता, दोनों का मुख नॉर्थ में नहीं है। तो बेटा एफ को मैं कहीं बैठा ही नहीं सकता। एफ को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ, दोनों का मुख नॉर्थ में है। एफ को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता, दोनों का मुख नॉर्थ में नहीं है। एफ को यहाँ नहीं बैठा सकते, तो कुल मिलाकर एफ यहाँ है और इसका फेस कहाँ है? नॉर्थ में। ठीक है जी। एफ को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि दो पड़ोसी नहीं है। एफ को मैं यहाँ बैठा सकता हूँ और यहाँ बैठा सकता हूँ। एफ की दो पॉसिबिलिटी है, एफ की दो पॉसिबिलिटी है। अच्छा, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच है। बाबू क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच यहाँ नहीं आ सकता, क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच यहाँ नहीं आ सकता। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई, ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत हो गई। क्यू को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि इसके इमीडिएटली लेफ्ट में ना एच नहीं आ सकता। और क्यू को मैं यहाँ नहीं क्यू को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता हूँ क्यू को यहाँ, और क्यू को मैं यहाँ भी बैठा सकता हूँ। तो इसकी एक और पॉसिबिलिटी बना लो फटाफट से, अगर आपको विदाउट एनी कंफ्यूजन काम करना है। ठीक है, पी आर जी ई डी। तो क्यू को मैं यहाँ नहीं बैठा सकता क्योंकि क्यू के इमीडिएटली लेफ्ट में एच नहीं है। क्यू यहाँ आ सकता है और क्यू यहाँ आ सकता है। अच्छा, अगर Q यहाँ है तो डेफिनेटली Q का फेस कहाँ होगा? नॉर्थ में। और Q के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? H है। और यहाँ पर कौन आएगा फिर? F। और F के जो दो पड़ोसी हैं दोनों का मुख कहाँ होना चाहिए? उत्तर दिशा में होना चाहिए, है ना? अब देखो Q को यहाँ बैठाया तो Q के इमीडिएटली लेफ्ट में H यहाँ नहीं बैठा सकते। पूछो क्यों? अगर आप Q के लेफ्ट में H यहाँ बैठाओगे तो किनारे पे बेटा F को नहीं बैठा सकते क्योंकि ये F के दो पड़ोसी हैं। तो डेफिनेटली F यहाँ आएगा और दोनों पड़ोसियों का मुख उत्तर में होगा। और जब दोनों का मुख उत्तर में होगा तो Q के लेफ्ट में H नहीं आएगा, Q के राइट में चला गया H। इसका मतलब ये वाली पॉसिबिलिटी भी गलत है। तो कुल मिला के ये वाली संभावना हमारी सही है, कुल मिला के ये वाली संभावना हमारी सही है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमने दो पॉसिबिलिटी बनाई, ये गलत हो गई। फिर इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनी, फिर इसकी एक और पॉसिबिलिटी बनी। फाइनली हमारा ये आंसर सही है। समझ रहे हो? नेक्स्ट, इस वाले क्वेश्चन को बनाओ। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मजा आएगा। जब आप इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व करने में मजा आएगा आपको, काफी मजा आने वाला है इस क्वेश्चन को बनाने में। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बनाओ। ये मैं 100% कह सकता हूँ कि अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो छोड़ना पड़ेगा क्योंकि कम से कम 5-6 मिनट, हाँ हाँ, तो 5-6 मिनट लग जाने दो क्योंकि ये बैंक पीओ मेंस का क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है, सॉरी, ये बैंक पीओ मेंस का क्वेश्चन है और इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 5 और क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना? इस इंफॉर्मेशन से रिलेटेड 5 और क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम में, 5 और अलग से।
हाँ जी, चलिए साहब। ये तो क्वेश्चन बेटा आसान है, ये तो बना लिया होगा तुमने क्वेश्चन। हाँ जी, ये क्वेश्चन तो बना लिया होगा आपने। क्यों भाई? PQRST ये गोलाकार मेज के चारों ओर सभी का मुख केंद्र के विपरीत दिशा में है ना? 5 लोग हैं और सबका फेस ना केंद्र से बाहर की ओर है। 5 लोग बैठे हैं केंद्र के चारों तरफ और सबका जो फेस है वो केंद्र से बाहर की ओर है। ठीक है। दे हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रेप्स विद देम। मतलब हर किसी के पास जो नंबर ऑफ ग्रेप्स है वो डिफरेंट है। 5 लोग हैं यानी कि 1 नंबर वाले के पास सबसे ज्यादा है और 5 नंबर वाले के पास सबसे कम ग्रेप्स हैं। 1 नंबर वाले के पास सबसे ज्यादा ग्रेप्स हैं और 5 नंबर वाले के पास सबसे कम ग्रेप्स हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है। P sits second to the right of the one who has the highest number of grapes। बेटा P किसके सेकंड राइट में है? जिसके पास सबसे ज्यादा ग्रेप्स हैं। सबसे ज्यादा ग्रेप्स नंबर 1 वाले के पास है। सबसे ज्यादा ग्रेप्स नंबर 1 वाले के पास है, तो ये नंबर 1 है। ठीक है, मान लो कि ये नंबर 1 है। नंबर 1 को मैं कहीं भी बिठा सकता हूं। और इसके सेकंड राइट में कौन है? इसके सेकंड राइट में P है। नंबर 1 के सेकंड राइट 1 2, नंबर 1 के सेकंड राइट में P है। T हैज मोर ग्रेप्स देन Q एंड S। T के पास बेटा Q और S से ज्यादा है, तो जो T है ना वो Q और S से ऊपर आएगा। बट T के पास सबसे ज्यादा नहीं है। T इज नॉट द हाईएस्ट, यानी कि T नंबर 1 नहीं है। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है ना, यानी कि ये फेवर में नहीं है, यानी कि T नंबर 1 नहीं हो सकता। द बट नॉट द हाईएस्ट। द वन हु हैज द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स इट्स सेकंड सिट्स ऑन द इमीडिएटली राइट ऑफ P। देखो P के इमीडिएटली राइट में कौन है? जिसके पास सबसे कम है। P का जो इमीडिएट राइट है वो ये है। इसके पास सबसे कम है यानी कि नंबर 5। P के इमीडिएटली राइट में सबसे कम वाला है। हु वर्ड P के लिए है P इज नॉट नेक्स्ट टू Q। बेटा जो P है ना वो Q के बगल में नहीं है। अच्छा ये बताओ, अगर जो P है वो Q के बगल में नहीं है तो Q बेटा नंबर 1 तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि Q से ऊपर T है और ये नंबर 1 वाला सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब ये Q नहीं है और P के बगल में Q नहीं है, तो डेफिनेटली ये Q है। डेफिनेटली ये Q है। ठीक है, हाँ जी। द वन हु हैज द सेकंड लीस्ट सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु हैज द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स। देखो ये क्या कह रहे हैं? सेकंड लीस्ट यानी कि नंबर 4 वाला किसके सेकंड लेफ्ट पे बैठा है? जिसके पास सेकंड हाईएस्ट है, यानी कि नंबर 2 के। तो जो 4 नंबर है वो नंबर 2 के सेकंड लेफ्ट पे है। जो 4 नंबर है वो नंबर 2 के सेकंड लेफ्ट पर है। तो नंबर 2 बाबू ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि नंबर 2 तो ये हो नहीं सकता क्योंकि तो नंबर 1 है। अच्छा, नंबर 2 ये हो सकता है? नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 ये भी नहीं हो सकता, नंबर 2 ये भी नहीं हो सकता। अब नंबर 2 ये नहीं हो सकता, नंबर 2 ये नहीं हो सकता। नंबर 2 ये हो सकता है ये। नंबर 2 के सेकंड लेफ्ट पे नंबर 4 है। क्यों नंबर 4 बनाया जा सकता है? चलो ये नंबर 2 हो सकता है। अच्छा नंबर 2 ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि नंबर 2 के सेकंड लेफ्ट पे नंबर 4 नहीं आ सकता। ये नंबर 2 नहीं हो सकता, ये नंबर 2 नहीं हो सकता, ये नंबर 2 हो सकता है, ये नंबर 2 हो सकता है। सर अगर ये नंबर 2 है, अगर ये नंबर 2 है तो इसके सेकंड लेफ्ट पे नंबर 2 के सेकंड लेफ्ट पे नंबर 4। क्या मैं P को नंबर 4 बना सकता हूं? P को नंबर 4, P को नंबर 4 हम बना सकते हैं, लेकिन लिखा हुआ है Q डज नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स। Q डज नॉट हैव द लीस्ट नंबर ऑफ ग्रेप्स। हाँ ये तो हमें पता ही है कि Q के पास सबसे कम अंगूर नहीं है, क्योंकि Q तो नंबर 5 है नहीं ना। अच्छा Q जो है नंबर 2 नहीं हो सकता। पूछो क्यों? Q नंबर 2 इसलिए नहीं हो सकता, Q नंबर 2 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि Q से ऊपर T आएगा। अगर Q नंबर 2 हो गया तो T चला जाएगा नंबर 1, और 1 नंबर पे T नहीं है, इसीलिए जो Q है वो नंबर 2 नहीं हो सकता। तो जो नंबर 2 है, ठीक है, नंबर 2 के सेकंड लेफ्ट पे नंबर 2 ये भी नहीं हो सकता, नंबर 2 ये भी नहीं हो सकता, नंबर 2 ये भी नहीं हो सकता, नंबर 2 ये भी नहीं हो सकता। तो कुल मिला के जो नंबर 2 वाला पर्सन है वो ये है। नंबर 2 का सेकंड लेफ्ट 1 2, ये है नंबर 4। ठीक है। अच्छा बचा कौन सा नंबर? 1 2 4 5, बचा है 3 नंबर। तो बाबू जो P है वो 3 नंबर है और जो Q है वो 4 नंबर है, और Q से ऊपर T आना है, लेकिन T नंबर 1 नहीं है तो T नंबर 2 है।
नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे है टी। ठीक है, पी है नंबर 3 पे, क्यू है नंबर 4 पे। अच्छा, टी से नीचे एस को भी आना है तो एस है नंबर 5 पे, एस है नंबर 5 पे। और बचा कौन? बचा आर, तो आर हो गया नंबर 1 पे, आर हो गया नंबर 1 पे, है ना? लो, हो गई अरेंजमेंट कंप्लीट, आर हो गया नंबर 1 पे। तो किसके पास कितने अंगूर है ये भी पता चल गया, और कौन कैसे बैठे हैं ये भी पता चल गया। ये बनाओ क्वेश्चन, ये है खतरनाक सा क्वेश्चन। नहीं, ये भी खतरनाक नहीं है, इसके बाद आएगा एक खतरनाक क्वेश्चन। ये भी ठीक ठाक है, बना ही लोगे आप। 23वीं अरेंजमेंट पे पहुंच चुके हैं हम, 23वीं। इसके बाद जो 24वीं पढ़ेंगे ना, तब आपकी हालत खराब होगी। चलो इस क्वेश्चन को बनाओ, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बना दोगे? ठीक है, बना दोगे इस क्वेश्चन को? बनाओ फटाफट से। इन क्वेश्चंस को घर पे ना, बेटा कल हम खत्म करेंगे सीटिंग अरेंजमेंट चैप्टर, कल। ठीक है, नया टॉपिक नेक्स्ट वीक से शुरू होगा। कल खत्म होगा सीटिंग अरेंजमेंट, आज नहीं होगा। जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को। फटाफट।
बनाओ, फटाफट से बनाओ बेटा क्वेश्चन, जल्दी से। हाँ जी, चलिए साहब, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को कि ये क्वेश्चन कैसे बनाया आप लोगों ने। देखो, सारी की सारी जो कहानी है ना, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझने की है कि क्वेश्चन एग्जैक्टली आपसे कहना क्या चाह रहा है। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आ गई तो आप क्वेश्चन भी बना दोगे। ABCDEFGH एक ही घर की दो अलग अलग कमरों में दो गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। एक कमरे में चार व्यक्ति केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, जबकि दूसरे कमरे में चार व्यक्ति केंद्र से विपरीत दिशा की ओर मुख करके बैठे हैं। दोनों मेजों को एक ही दीवार के पास रखा गया है। दोनों कमरों को जोड़ती है वह मेज जिसके चारों ओर बैठे व्यक्तियों का मुख केंद्र की ओर है, दीवार के बाईं ओर रखा गया है। प्रत्येक मेज की चारों कुर्सियों का स्थान मूल दिशाओं की तरफ है। मूल दिशा मतलब पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो यहां से लेकर यहां तक की जो इन्फॉर्मेशन है, पता है क्या बता रही है आपको? यहां से लेकर यहां तक की इन्फॉर्मेशन ये बता रही है कि दो सर्कुलर मेज हैं जो दो कमरों में रखी गई हैं, और ये एक दीवार है हमारी, ये एक दीवार है, ठीक है। हाँ जी, ये एक दीवार है, और इस दीवार के एक तो लेफ्ट हैंड साइड में टेबल है और एक राइट हैंड साइड पे टेबल है। इस दीवार के लेफ्ट हैंड साइड में टेबल है, राइट हैंड साइड में टेबल है। ये दीवार है, ठीक है जी। हाँ जी, ये एक दीवार है। इसके लेफ्ट हैंड साइड में भी टेबल है, राइट हैंड साइड में भी टेबल है। और जो लेफ्ट हैंड साइड में टेबल है उसमें जो चार व्यक्ति बैठे हैं उनका मुख केंद्र की ओर है, और जो राइट हैंड साइड में टेबल है उसमें जो चार व्यक्ति बैठे हैं उसका मुख केंद्र से बाहर की ओर है। और जो व्यक्ति बैठे हैं ना, वो मूल दिशाओं के आधार पर बैठे हैं, यानी कि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो जो हमारी डायरेक्शंस होती हैं वो ये वाली डायरेक्शंस होती हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। यहाँ सबका फेस सेंटर से बाहर है और यहाँ सबका फेस सेंटर की तरफ है, ठीक है। तो जो पहला पैराग्राफ है वो हमें सिर्फ ये समझाता है। तो यहां से लेकर यहां तक की इंफॉर्मेशन के मुताबिक इतना हमें करना है, ठीक है। हाँ जी, ए का मुख केंद्र की ओर है, ए का मुख केंद्र की ओर है, तो बेटा ए जो है वो यहां बैठेगा। ई जी और एच के बीच में बैठा है, ई जो है वो जी और एच के बीच में है। तो जी और एच के बीच में कहीं भी ई है, तो ई जी और एच के बीच में हमें नहीं पता, तो ये हिंट है, ये हिंट लिख लो। जो ई है वो जी और एच के बीच में है। अब ये यहां भी हो सकते हैं, यहां भी हो सकते हैं। डी एफ के तुरंत बाईं ओर है, डी जो है एफ के तुरंत बाईं ओर है। डी इज इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ एफ, ठीक है। और जो ई है, ई इज बिटवीन जी एंड एच। ये दोनों हिंट मैंने ऊपर लिख ली। ये दो हिंट हैं जिनका यूज हम बाद में करेंगे, है ना। एच दीवार के पास बैठा है और उसकी पीठ दीवार की तरफ है। देखो, जो एच है वो दीवार के पास बैठा है, दीवार के पास ये दो लोग बैठे हैं, लेकिन किसकी पीठ दीवार की तरफ है? इसकी पीठ दीवार की तरफ है, तो ये एच है। क्योंकि इसका फेस केंद्र की ओर है तो इसकी पीठ जो है वो दीवार की तरफ होगी। सी का मुख दोनों कमरों को जोड़ने वाली दीवार से दूर है। देखो, दोनों कमरों से जोड़ने वाली दीवार ये है, इससे जो दूर है मुख ना, वो सी का है। किसी व्यक्ति का मुख इस दीवार से दूर है? नहीं। इनमें से किसका मुख दीवार से दूर है? इसका। तो ये सी है, ये सी है, ठीक है। हाँ जी, देखो, E इज बिटवीन G एंड H। तो G और H के बीच में E है, तो डेफिनेटली ये G है। G और H के बीच में E ऊपर भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है। तो यहां पर आएंगे A और E, ठीक है जी। जिन कुर्सियों पर A और F बैठे हैं उनका स्थान समान है। A और F का स्थान समान है। देखो, F के इमीडिएटली लेफ्ट में कौन है? F के इमीडिएटली लेफ्ट में D है। तो क्या मैं F को यहां बैठा सकता हूं? सर, F के इमीडिएटली लेफ्ट में D आ जाएगा, और जहां F है वहीं A है। बिल्कुल सर, F को यहां बैठा सकते हैं। एक जगह मुझे मिल गई F को बैठाने की। क्या मैं F को यहां बैठा सकता हूं? बिल्कुल नहीं बैठा सकता, क्योंकि जहां F है वहां पे A आना चाहिए, और यहां पे A आ नहीं सकता, तो यहां पे F नहीं आएगा।
क्या मैं एफ को यहाँ बैठा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं बैठा सकता, क्योंकि एफ के इमीडिएटली लेफ्ट पे डी आना चाहिए। एफ के इमीडिएटली लेफ्ट पे डी आना चाहिए और एफ के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे डी नहीं आ सकता। तो कुल मिलाकर जो एफ है ना, ना तो यहाँ आ सकता है ना ही यहाँ आ सकता। तो एफ यहाँ आएगा, तो फिर जहां एफ है वहीं ए को बैठाना है। ठीक है, और एफ के इमीडिएटली लेफ्ट हैंड पे कौन है? डी आ गया। यहां पर कौन बचा? ई। और यहां पर कौन बचा बैठने के लिए? यहां पर बैठने के लिए कौन बचा? जी। ए बी, बी बचा बी, तो यहां पर बी आ गया। तो ये अरेंजमेंट हमारी कंप्लीट हो गई। CISF SCM के टॉपिक नोट्स करा दो प्लीज, पेपर है हमारा। HCM, HCM मतलब तो कल कल बेटा सीटिंग अरेंजमेंट का लास्ट डे होगा, और कल हाई लेवल के जो क्वेश्चंस होंगे वो कल लास्ट होंगे, है ना। कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा फाइनली, फिर मंडे से हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हाँ, राकेश सर आपकी बहुत तारीफ करते हैं सर, बस आपका नाम अगर उनके मुंह पर आ जाए तो आपके लिए हमेशा एक अलग ही सम्मान होता है उनके दिल में। वो आप लोगों को बिल्कुल अपनी फैमिली की तरह मानते हैं। लव यू सर, एंड लव यू राकेश सर। जी हाँ, देखो राकेश सर एक बहुत ही मतलब अच्छे इंसान भी हैं और बहुत ही अच्छे टीचर भी हैं। ठीक है, जी हाँ। तो सारे जो भी करियबिल का स्टाफ है, जो भी करियबिल के टीचर्स हैं, वो भी उनका तहे दिल से बहुत सम्मान करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं उनको। हाँ? चलिए, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, धन्यवाद, टाटा, बाय बाय। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है जी। जब तक दुआ करते हैं कि दिल्ली में जो पानी भर गया है, जो दिल्ली में बाढ़ आ गई है, वो बाढ़ कम हो जाए। ठीक है, दिल्ली बाढ़ बाढ़ पानी पानी हो गई है? तो दिल्ली का पानी वहां जाए जहां लोगों को पानी की जरूरत है, कहीं सूखा कहीं बाढ़, है। यही है माया प्रकृति की। चलिए, हाँ, तो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम है, तो आप तैयारी कर लो। क्या पढ़ना है आपको? जो टॉपिक आपको पढ़ना है, अगर मैंने आपको नहीं पढ़ाया तो आप VOD सेक्शन से जाके जल्दी से पढ़ लो, है ना। हाँ जी। चलिए, तो कल फाइनली सीटिंग अरेंजमेंट का लास्ट डे होगा। एडवांस लेवल की क्लास कल बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलिए, लव यू गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, शुक्रिया।